नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित एक ऐसे एस्पेक्ट को देखेंगे जिसके अंतर्गत जब ग्राफिकल मेथड से किसी समस्या का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो यदि उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन वाले हों, ग्रेटर देन वाले कॉन्स्टेंट्स उसमें हों, तो फिर किस प्रकार से एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन डिसाइड किया जाता है और उसका हल हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें जब ग्राफिकल मेथड से जब क्वेश्चन को हल करते हैं, सोल्व करते हैं किसी समस्या को, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन जब आएगा वो जो ग्रेटर देन और साइन के साइन वाले जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो उनके अंदर जो भी हमारा एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन बनता है वो इन प्रतिबंध की जो रेखाएं खींची जाती है ना, उनके दाईं ओर का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा तो आपके एरोज राइट साइड में होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है वो प्रतिबंध रेखाओं के बाहर दाईं ओर का खुला क्षेत्र जो है वो एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और इसके जो शीर्ष बिंदु होंगे उन बिंदुओं के ऊपर हम ये देखेंगे कि यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग की है तो उन बिंदुओं पर जिस बिंदु में अधिकतम गेन आएगा उस पर जो भी x1 और x2 की जो वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी। और यदि उसका प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन की है तो जिस शीर्ष बिंदु के ऊपर सबसे कम आएगा मान, उसको हम जो है वो उसका सॉल्यूशन मानेंगे। तो ये बात हुई मुख्य रूप से। इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है और एक मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का। तो आपके सामने ये एक प्रॉब्लम है जिसमें 3 कॉन्स्टेंट्स आपको दिए गए हैं और ये एक प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, जिसका मतलब आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। पहला जो प्रतिबंध है वो है 3x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो इस प्रतिबंध के लिए जो रेखाखंड बनेगा उसके अंदर अगर ये वही बात है कि अगर हम ये मान सकें कि ये x1 का ही प्रोडक्शन किया जाता है, x2 का नहीं किया जाता, तो x1 की वैल्यू 8 आ जाएगी और x2 की 0 आ जाएगी। फिर हम ये अगर कहें कि x2 का बिल्कुल प्रोडक्शन किया जाएगा, x1 का नहीं किया जाएगा, तो x1 = 0 हो जाएगा और x2 = 24 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x1 के ऊपर 8 और x2 पर 24 प्लॉट करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। यही बात दूसरे प्रतिबंध के लिए लागू होगी। तो उसमें भी जो है वो x1 अगर प्रोडक्शन करता है तो x1 की 0 हो जाएगी, x1 की 16 हो जाएगी और x2 की 0 हो जाएगी। फिर अगर x2 को ही प्रोडक्शन करता है तो x1 0 हो जाएगा, x2 = 16 हो जाएगा। x1 के ऊपर 16 प्लॉट करते हुए x2 पर भी 16 प्लॉट करते हुए दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा, उसका नाम होगा x1 x2 के लिए जो रेखाखंड आएगा वो रेखाखंड बन जाएगा। तो ये दूसरा हुआ। यही इसी प्रकार से अपन ने तीसरे प्रतिबंध के लिए जब रेखाखंड बनाएंगे तो x1 की वैल्यू अगर अपन कहें तो 24 आ जाएगी, x2 की 0 आ जाएगी, फिर x1 की 0 आ जाएगी और x2 की 8 आ जाएगी। इस प्रकार से 8 और 24 को जब हम मिलाएंगे तो रेखाखंड तीसरे प्रतिबंध के लिए रेखाखंड बन जाएगा। तो ये हमें रेखाखंड जो बनाने का जो है वो तो वही रूल है जो जिस हिसाब से अपन ने सीखा है कि भाई एक को आप 0 मान लेंगे, दूसरे को पूरा प्रोडक्शन मानेंगे, तो इस हिसाब से ये निकलेगा। तो ये तीनों रेखाखंडों का अपन निर्माण कर लिया अपन ने। और इस चित्र को जब आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, हमने पहला जो रेखाखंड है वो जो रेखाखंड है उसको आप देखेंगे तो ये नीचे जो रेखाखंड था, जो लाइन आपने खींची है, देखिए पहला जो रेखाखंड अपना प्रथम रेखाखंड में 8 और 24, तो आप देखिए 8 x1 पर है
और 24 जहां उधर m लिखा हुआ है उसके ऊपर 24 है, तो 8 और 24 अपन ने मिला दिया। इसमें आपने एरो है वो चूंकि ग्रेटर देन का है, इसलिए देखिए एरो आपके राइट साइड में दिखा रहे हैं, ये हो गया। दूसरा 16 16 आया, तो 16 और 16 को मिला दिया, तो ये एरोज भी आपके राइट हैंड साइड को कवर करेंगे, तो ये एरोज भी राइट में लगी। इसके बाद में जो तीसरा जो रेखाखंड है वो 24x1 पर है और x2 के लिए जो है वो 8 है, तो 8 और 24 को हमने मिला दिया, तो इसके भी एरोज जो हैं वो राइट हैंड साइड में इसके एरोज हो रहे हैं। अब जब इन सब एरोज को आप देखेंगे तो आपको ये एक स्पष्ट बात हो जाएगी कि जो है वो एक एरिया अपना जो फिजिबल सॉल्यूशन का बनेगा वो चूंकि देखिए आपकी जो 24 और 8 वाला जो रेखाखंड है उसके अंदर हम n तक आ जाते हैं, n तक, n जो पॉइंट है। उसके बाद में जब नीचे की ओर रेखाखंड आता है तो चूंकि इधर वाला जो 16 16 वाला है वो बाउंड्री को कहता है कि आपको लेफ्ट साइड में जाना नहीं, यानी n और p के बीच में 16 और 16 वाली जो रेखा है वो सीमाओं को निर्धारित कर देती है कि आप इधर लेफ्ट में जा ही नहीं सकते। इसलिए n से नीचे 8 तक की जो रेखाखंड है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। इसी प्रकार से आप n और p तक तो आ गए, यानी आपने डिसाइड कैसे किया, आप n बिंदु पर रहे, m से n बिंदु तक आ गए और n बिंदु से आप p बिंदु तक आ गए, तो आपकी बाउंड्री निर्धारित हो रही, क्योंकि आपको राइट में ही रहना है, लेफ्ट में जाना ही नहीं है। इसके बाद में जो 16 और 16 वाली जो लाइन होती है वो जब p से 16 तक आती है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि जो p और q के बीच में जो लाइन है वो रेखाखंड वो कहता है कि आपको राइट साइड में रहना है, यानी आपको लेफ्ट में जाना ही नहीं है, तो इसलिए p और 16 के बीच वाली रेखाखंड का कोई महत्व नहीं रहता। तो इस तरीके से p और q तक हम आ गए। तो यहाँ अगर अपने ध्यान से देखें तो इन सभी लाइनों के अंदर m, n, p और q ये ऐसे एंड पॉइंट बनते हैं जिनके राइट साइड में एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन सिचुएटेड है। तो हमारे शीर्ष बिंदु बने m, n, p और q। ये शीर्ष बिंदु बने क्योंकि इनके सबके राइट साइड में ही एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन है। अब हम एक एक बिंदु को देखते हैं कि यहां पर x1 और x2 की क्या वैल्यू आती है और आगे जो मिनिमाइज करना है जो बैलेंस को, उसमें आगे उसकी कॉस्ट क्या आती है। चूंकि कॉस्ट हमने इसलिए लिखा कि मिनिमाइज जब करना होता है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो हम यहां पर लाभ लिख देते, अलावांस लिख देते। तो अब देखिए शीर्ष बिंदु m है, शीर्ष बिंदु m पर x1 का मान 8 कैसे हुआ। शीर्ष बिंदु m पर x1 का मान 8 और x2 का 24। m बिंदु पर ये सॉरी एक मिनट, ये यहां गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। m बिंदु पर x1 का मान 0 आएगा, राइट। m बिंदु पर x1 का मान 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, और x2 का मान 24 आएगा। तो ये वैल्यू 0 होएगी, न कि ये वैल्यू 0 होएगी, न कि हाँ बिल्कुल ये वैल्यू 0 होएगी, और इसलिए 0 को 8 से, तो ये जो वैल्यू आगे आएगी ये 144 नया आकर के, और कितनी आ जाएगी 96,000,
राइट। ये 96,000 आएगा एम बिंदु पर। तो ये यहां पर ये गलत लिखा गया। x1 की वैल्यू जो है वो चूंकि एम बिंदु पर तो वो 0 है, x1 है ही नहीं, तो x2 की वैल्यू ही 24 आएगी और 24 को जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से तो 96,000 आएगा। तो m की वैल्यू 96,000 आएगी। इसके बाद में आते हैं अपन n बिंदु पर। तो n जो बिंदु है इसके ऊपर स्थिति क्या है, देखिए n पर x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 12 है, x2 की वैल्यू 12 है। तो इसको जब अपन करेंगे तो 6000 इंटू 4 और 4000 इंटू 12 किया तो 72,000 आया। कितना आया? 72,000, राइट, 72,000 आया, बिल्कुल 72,000 आया। तो पहला हुआ 96,000, दूसरा 72,000, तीसरा P बिंदु। अब ध्यान दीजिए P बिंदु के ऊपर x1 पर तो 12 है और इधर x2 पर कितना है? 8। तो ये 6000 इंटू 12, तो ये कितना हो गया? 6000 इंटू 12 72,000, 6000 इंटू 12 72,000 हुआ। और उसके बाद 6000 इंटू 12 72,000 हुआ और फिर 4000 इंटू, ये यहाँ पर ये भी थोड़ा गलत लिखा गया है, ये एक्चुअल में ये 6000 है, ये कितना है? 6000 होएगा। 12,000 इंटू 6000 इंटू 12 72,000 और 4000 इंटू ये आएगा यहाँ पर 6 आएगा, ये 8 नहीं आएगा, 8 तो ऊंचा रहेगा। तो 8 72 और 24, 72 और 24 कितने होंगे? 96,000 होंगे। ये 96,000 आएंगे यहाँ पर, 96,000। तो सॉरी, आप ये यहाँ पर भी थोड़ा गलत लिखा गया, आप बिल्कुल इसको करेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं है, इसको मैं PDF में इसको राइट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि ये 12 जो है 6000 इंटू 12 जो है अपनी यहाँ पर बात कौन सी चल रही है? P बिंदु की चल रही है। तो 6000 इंटू 12 72,000 हो गया और फिर इसके बाद में 4000 इंटू 6 करेंगे तो 24,000 आएगा। तो ये 96,000 आ जाएगा। तो 96,000 ये आएगा और पहले में भी 96,000 ही था M बिंदु पर। N बिंदु पर जो है वो 72,000 हुआ। और इसके बाद में Q बिंदु आता है। Q बिंदु के ऊपर अपन ध्यान से देखते हैं तो x1 की वैल्यू जो होती है वो तो 24 आती है, लेकिन ये भी यहाँ गलत लिखा गया क्योंकि x2 पर तो 0 है। तो ये भी आपको PDF में आप कन्वर्ट करूँगे तो सही हो जाएगा। तो 6000 इंटू 24 यहाँ पर जब अपन करेंगे तो 1,44,000 रुपये आएगा। तो और ये 176,000 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, प्लस 0 आएगा। तो इसको आप जो है ये करेक्ट कर लेना। तो ये 144,000 हुआ। अब ये देखिए जो है वो पहले वाले के अंदर अपन ने देखा तो ये 96,000, दूसरे में अपन देखा था 72,000, तीसरे में फिर 96,000 और चौथे में 144,000 आएगा। तो इसके अंदर N जो बिंदु है उसके ऊपर, N बिंदु के ऊपर 72,000 रुपये ही आएंगे, जो कि सबसे कम होगा। क्योंकि सबसे कम लागत बिंदु N पर है, इसलिए ये जो N बिंदु पर सबसे कम लागत आती है, राइट, N बिंदु पर सबसे कम लागत है 72,000 रुपये। तो इसके ऊपर जो इकाइयों की मात्रा है वो अपन देख लेते हैं। तो इस पर x1 की इकाई जो है वो तो 4 है और x2 की 12 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ। x1 की वैल्यू 4 आएगी, x2 की वैल्यू 12 आएगी और लागत 72,000 रुपये आएगी। तो ये जो है वो इसके अंदर आंसर हो गया। ये आज की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर अपन ने देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन होंगे तो एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये इसमें ग्राफिकल मेथड से अपन ने आज की समस्या के अंदर देखा।
इसमें जो वीडियो में मैंने आपको करेक्ट करने के लिए बता दिया है कि यहाँ पर लिखते टाइम क्या गलती हो गई है। पीडीएफ इसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसको मैं करेक्ट कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ओके प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और कल या नेक्स्ट जो भी अपना वीडियो अपन आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर अपन आगे वाली कुछ प्रॉब्लम और देखेंगे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के मिक्स्ड कोई प्रॉब्लम हो साइन वाले, तो उसमें किस तरीके से एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन बनता है, इस तरीके की अपने एक प्रॉब्लम इसमें और लेंगे न्यूमेरिकल। इससे आपको ग्राफिकल मेथड की बहुत सारी चीज़ें हैं वो करीब करीब आपको क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद आज के लिए।